की 9 सीटें हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे सहयोगी सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जी जुड़ गई हैं। ज्योत्सना जी, देखा जाए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, किस तरह से देखा जा रहा है और क्या तैयारियां हैं बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हम पूरे ढंग से तैयार हैं। हमने 70 की 70 विधानसभाओं में रैलियां कर ली है, जनसंपर्क कर लिया है और अब जो कोविड प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं आज चुनाव आयोग के द्वारा, उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई रैली पद यात्रा नहीं होगी तो उसका हम पूरा पालन करेंगे। वर्चुअली हम लोग मीटिंग भी लेंगे, जनसभाएं भी करेंगे और लगातार प्रचार भी करेंगे। और वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर आज ये भी दावा किया है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास है वो कायम रहेगा और राज्य एक बार फिर से विकास की राह पर जाएगा। बीजेपी का अपना नारा है कि इस बार 60 पार, उस पर वो कायम है। उसे लगता है कि जनता उसके काम को देखते हुए उसका साथ देगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, उन्होंने खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दौर में इलेक्शन कमीशन ने कोविड प्रोटोकॉल भी जारी किया है वो बहुत सही है और मैं कल से ही उसकी शुरुआत कर रहा हूं। कल मैं वर्चुअल रैली को संबोधित करूंगा, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि 14 फरवरी का दिन, क्योंकि उत्तराखंड में मतदान 14 फरवरी को है, वो परिवर्तन का दिन होगा और जनता ने मन बना लिया है कि राज्य में परिवर्तन होना है तो वो परिवर्तन होगा और सुखद एक बयार उस दिन के बाद से राज्य में बहेगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बार अपना सियासी दमखम उत्तराखंड में दिखाने जा रही है। पहली बार वो 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। हरीश रावत ने तो आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो भी वोट शेयरिंग में उत्तराखंड में आगे जाए। जो सीएम पद के उनके चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल, उनको गंगोत्री से टिकट दे दिया गया है और कर्नल कोठियाल ने भी कहा है वो कि पूरे ढंग से तैयार हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार राज्य की जनता परिवर्तन करेगी और दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार बनाएगी और जन जन की जो भावनाएं हैं उसको पूरा कर पाएगी। कुल मिला के अगर कहूं तो चुनाव आयोग भी तैयार है। आपसे कुछ देर पहले अंकित जो यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्रीमती सौजन्य, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने पूरी अपनी तैयारियों का खाका सामने रखा कि किस तरीके की तैयारी चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के लिए की है। क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो शांतिपूर्ण होते हैं अंकित, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियां, उसके लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर कोई भी पोलिंग बूथ नहीं होगा। खास तौर पर जो पहाड़ी एरिया है वहां पर लोगों को दिक्कतों का कोई भी पहले सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार उनके सामने कोई भी दिक्कत ना आए, इस तरीके के सारे इंतजाम किए गए हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन सब के लिए घर में वोट देने की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जहां राजनीतिक दल वहीं चुनाव आयोग भी पूरे ढंग से तैयार हैं और 5 साल बाद जो लोकतंत्र का उत्सव होता है उसका इंतजार सबको था, तो अब वो इंतजार खत्म हो गया है, काउंटडाउन खत्म हो गया है और सब अब उत्सव को सेलिब्रेट करने की तैयारी में जुट गए हैं। ज्योत्सना जी, देखा जाए तो इससे पहले जितनी बार चुनाव हुए थे उसमें फिजिकल प्रचार होता था, जनता के पास पहुंचते थे नेता, वहां प्रचार करते थे, अपनी बातें रखते थे, अपनी योजनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन अब वर्चुअली प्रचार करना होगा। कितना बदला है ये तरीका और कितना असर पड़ेगा इससे? देखिए, सभी के लिए, मतदाता के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी ये पहला मौका होगा और एक एक्सपेरिमेंट होगा। वैसे सभी लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्योंकि कोविड संक्रमण होने लगा था। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो मुख्य जिनकी प्रतिद्वंदता है, यानी कि जिनके बीच में यहाँ पर चुनावी समर होना है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके तमाम बड़े नेता आ चुके थे। तमाम सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये लोग अपनी रैलियां कर चुके थे। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हो चुकी थी, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके थे, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर बड़ी जनसभाएं कर चुके थे। अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की बड़ी जनसभा देहरादून में हुई थी। कोविड के कारण प्रियंका गांधी की अल्मोड़ा और श्रीनगर की जनसभा रद्द हुई, लेकिन हरीश रावत या प्रीतम सिंह, इन लोगों ने लगातार पूरे प्रदेश में दौरे किए और जगह जगह जनसभाएं की है। आम आदमी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार उत्तराखंड के
दौरे पर रहे, जनता के बीच इंटरेक्ट होते रहे, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, रोड शो किए गए। यानी कि पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी कर ली थी, जो फिजिकल प्रेजेंस है उसे वो दे चुके थे, और अब वर्चुअली सारे प्रचार होना है, तो ये एक्सपेरिमेंट होगा, सबका एक नया अनुभव होगा। हालांकि सभी दल कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पहले से ही एक्टिव थे, लेकिन चुनाव में जिस तरीके की आज गाइडलाइन तय हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि नेताओं को एक नए तरीके से चुनाव प्रचार करने का मौका भी मिल रहा है और जनता के बीच जाने का भी मौका मिल रहा है। अब इसके परिणाम किस तरीके के होंगे, अंकित, ये तो 14 तारीख को मतदान के दिन पता चलेगा या फिर 10 मार्च को मतगणना के दिन पता चलेगा। चलिए ज्योत्सना जी, अगर देखा जाए तो अगर आप वर्चुअली प्रचार करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की उपलब्धता भी जनता के पास होनी चाहिए, तो क्या वाकई में उत्तराखंड की जनता के पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन उपलब्ध हैं जिससे सभी पार्टियां उनके तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं या ग्रामीण क्षेत्र में भी जहां जहां नेटवर्क है वहां लोग कह सकते हैं कि टेक्नो फ्रेंडली हैं, यानी कि कोविड काल में लोगों को टेक्नोलॉजी का कैसा प्रयोग करना है, कैसा उसका उपयोग करना है, ये भी सिखाया है। आपने देखा होगा कि कोविड काल में लोगों के पास कह सकते हैं कि एक दूसरे से के संपर्क में आने के लिए या चीजों के आदान प्रदान के लिए हमारी टेक्नोलॉजी ही काम आ रही थी। तो इस मामले में उत्तराखंड के लोग आगे हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है या जो नेटवर्किंग को नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के सामने जरूर दिक्कत होगी। लेकिन एक ऑप्शन जो चुनाव आयोग ने दिया है कि 5 लोगों की टीम रात 8 बजे के बाद प्रचार कर सकती है, वो शायद उस कमी की भरपाई हो पाएगी। लेकिन दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बगैर किसी संसाधन के, बगैर किसी शोर शराबे के प्रचार कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, लेकिन जो यहाँ की टोपोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो बहुत टफ है, बहुत दूरस्थ इलाके हैं। आज भी कई पोलिंग बूथ या कई गांव में जाने के लिए कई किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सभी लोगों के लिए पहला अनुभव है कि क्या वर्चुअली कैसे चुनाव प्रचार हो सकता है, कैसे मतदाताओं को रिझाया जा सकता है, और मतदाताओं के लिए भी इस तरीके के परिवेश में, इस तरीके की परिस्थिति में चुनाव में शामिल होना, मतदान के लिए मतदान स्थल तक आना एक नया अनुभव होगा। अंकित, चलिए, बिल्कुल एक नया अनुभव होगा ज्योत्सना जी, और देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस अनुभव से क्या सीख लेती है और कितनी जनता तक जो नेता है वो अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होने वाले हैं। 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन की अंतिम प्रक्रिया में है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बीजेपी मिशन 2022 फतह करने के कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी, यह कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का। सारा समय यूपी उत्तराखंड की डिप्टी एडिटर ज्योत्सना ने देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर बात कर जायजा लिया। आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। सेकंड फेज में उत्तराखंड में इलेक्शन है और इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। कौशिक जी, बिल्कुल बदले हालात में ये चुनाव, एक तरफ कोविड से बचाव, दूसरी तरफ मैक्सिमम मतदाताओं को अपनी तरफ करना, बहुत चुनौतीपूर्ण। देखिए, विपरीत हालात में आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी कहा है, और निश्चित रूप से हम सबको, चूंकि संवैधानिक बाध्यता थी, चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव कराना ही था। उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, भारतीय जनता पार्टी उन गाइडलाइन का अक्सर से पालन करेगी। हमने नीचे तक, अपने मतदाता तक, हमने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहुंच बनाई है, संपर्क किया है, उनसे हमारा कार्यकर्ता मिला है। आज भी हमें जो एक छूट दी गई है, हम बहुत छोटे ग्रुप में, 5 के ग्रुप में जाकर संपर्क कर सकते हैं, वो करेंगे, और बाकी जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। और आप निश्चित रखिए, मतदाता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, मतदाता का विश्वास उत्तराखंड की सरकार के प्रति है, मतदाता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसलिए हम 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुख्य विषय होंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का वायदा करके आप 2017 में आए थे, और इस बार वो कौन से इश्यू होंगे जिससे आपको लगता है कि जनता एक बार फिर से आपको सत्ता सौंपेगी और उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें बदलाव आएगा? उत्तराखंड राज्य की जनता को निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है कि डबल इंजन ही इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाएगा। आप जानते हैं कि इस समय 1 लाख करोड़ के कार्य उत्तराखंड राज्य में चल रहे हैं। आने वाले समय में ये काम बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य, मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक, इस
सदी का अगला दशक उत्तराखंड का होगा। 2025 हमारे लिए एक उत्साही समय होगा जब उत्तराखंड राज्य पूरे भारतवर्ष में एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर जाना जाएगा। ये सब चीजें संभव होंगी जब डबल इंजन होगा, दिल्ली में मोदी जी का मार्गदर्शन होगा और यहाँ पर भाजपा की युवा नेतृत्व सरकार होगी। कौशिक जी, बिल्कुल आप एक किस्म से कह सकते हैं कि उत्साह में जरूर हैं, लेकिन अभी आपकी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, अब एक किस्म से तिथि तय हो गई है, तो कब तक सारी चीजें धरातल पर आ जाएंगी और बीजेपी जिस रफ्तार से अभी तक काम कर रही थी वो रफ्तार कायम रहेगी? देखिए, जिस समय अभी चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर की है नॉमिनेशन की, उससे पहले पहले हमारा सारा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमारा एक चरण अभी चल रहा है, वो लगभग पूरा है। दूसरे चरण की भी हमने कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि हम समय पर अपना सारा कार्य पूरा कर लेंगे और एक जनता के आशीर्वाद के लिए तैयारी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे मदन कौशिक जी। वो पूरे तरीके से उत्साहित हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता एक बार फिर 2022 में बीजेपी पर यकीन करेगी और फिर से यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी में सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे कर दिए हैं। राज्य में विकास का पहिया पूरी रफ्तार से चला है। उम्मीद है जनता सरकार के कामों के आधार पर आगे भी मौका देगी। सरकार के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने 70 विधानसभाओं के कार्यक्रम का आयोजन किया था और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भी अपनी विधानसभा खटीमा से जुड़े। कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने 5 साल की सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया। हमारी विजय संकल्प रैली यात्रा खत्म होने के बाद इस कार्यक्रम में हम लोगों ने विजय संकल्प की कामना करते हुए 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त हो, ये हमने जनता से आशीर्वाद मांगा है। उधर बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का दावा है कि पंजाब और उत्तराखंड में कमल खिलेगा। पीएम मोदी के प्रति जनता को विश्वास है। गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार है और पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी को मौका मिले। इस समय हमारे उत्तराखंड और पंजाब के बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी हैं। गौतम जी, बिल्कुल विपरीत हालात में इलेक्शन, बहुत बड़ी चुनौती, एक तो मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाना और दूसरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। देखिए, सही मायने में देखा जाए आपका कहना भी ठीक है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कोरोना के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है और हमारे सामने ही पूरे देश के सभी राजनीतिक दल अगर संवेदनशील हैं तो सभी के सामने खड़ी हुई है। अगर संवेदनहीनता है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले भी दिखाई है, रेमडेसिविर को पानी में बहाया है और वैक्सीन की डेट को एक्सपायर कराया है, कुंभ के अंदर जहाँ पर जब हम कहते रहे चाइना के कारण कुंभ फैला है, वो कहते रहे नहीं, और चाइना के कारण कोरोना फैला है, वो कहते हैं कुंभ के कारण कोरोना फैला है। ऐसी अनेकों अनेक बातें लोग भड़काते हैं, लेकिन सही बात है, समाज और देश को बचाना है तो सेवा करनी है, तो चुनौती तो है। दुष्यंत जी, 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार का एक वास्ता दिया था, विजन डॉक्यूमेंट था और करप्शन पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात थी, बहुत सारी चीजें थी और उसके तहत जनता ने अपना पूरा का पूरा समर्थन भी दिया, 70 में से 57 सीटें। इस बार वो कौन से विषय होंगे जिस पर आप सोचते हैं कि जनता एक बार फिर आपकी तरफ रुख करेगी? पहली बात तो जो हम वादा करके आए थे डबल इंजन की सरकार का, वो हमने परिपूर्ण किया है और आपने देखा होगा हमने जो पारदर्शिता दिखाई है, जो हमारे एमएलओ ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, जो वादे हम लेके आए थे, 4 धाम के साथ में सैन्य धाम बनाने की बात की थी, हमने लगातार पोंटा साहब को भी हमने एक कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है, हमने महिलाओं को सशक्तिकरण में हमने गस्यारी योजना लेके आए, शौचालय देने का काम है, उनको गैस देने की बात है, उनको बराबर का हक प्रॉपर्टी में देने की बात है, 1 रुपये में नल फिर और नल में स्वच्छ जल, अनेकों अनेक योजनाएं हमारे पास हैं। और इस बात की मुझे खुशी होती है कि मैं जिस पार्टी के मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है कि 4.5 साल के अंदर किसी भी दल ने हमारी कहीं भी आलोचना नहीं की है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं बताया, सरकार के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ऐसा कुछ 2-3 महीने से तो उनका एक विरोधी दल का एक नैतिक धर्म भी बनता है, किसी भी कारण से विरोध भी करो, सोनिया के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगानी है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना के साए में चुनाव हो रहे हैं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी।
वक्त है छोटे ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए सरकार ने जोर दिया। इसके तहत सभी स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास जारी रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न जुटने और सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ज्यादातर प्रतिष्ठानों में 50% क्षमता के साथ खोलने के लिए उन्हें अनुमति दी गई है। इधर रात्रि कर्फ्यू में समय और बढ़ाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही 16 जनवरी तक राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वैवाहिक समारोह में 50% क्षमता के साथ सम्मिलित होने के आदेश हैं। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। सिर्फ ऑनलाइन क्लास की अनुमति है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। बिना कोविड पॉजिटिव प्रमाण पत्र के राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है। बिना टेस्ट के या प्रमाण पत्र के साथ ही आप राज्य में आ सकते हैं। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। इस बार सरकार के क्या निर्देश दिए हैं, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में और आपको ये जानकारी से रूबरू कराना चाहता हूं कि कोविड के लगातार बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने कोविड-19 की नई गाइडलाइन को जारी किया है। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ सामान्य दिख रहा होगा, लेकिन राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइन है उत्तराखंड के लिहाज से 9 तारीख से उसकी शुरुआत हो जाएगी और उन नियमों का अनुपालन करना सबके लिए बाध्य होगा। यानी अब स्कूल और कॉलेज बकायदा 16 जनवरी तक पूर्णतः बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जो स्थान है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या व्यापारिक प्रतिष्ठान है, या फिर विवाह के मंडप हैं, या बैंकेट हॉल हैं, इनमें 50% क्षमता के साथ ही लोगों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल है, जो सिनेमा हॉल हैं, वहाँ पर पूर्णतः वर्जित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कोविड-19 के नियमों में, तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो समय है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का मुकर्रर किया गया है, यानी नाइट कर्फ्यू को 1 घंटे और बढ़ा दिया है।
और जो दुकानों को खुलने का जो समय निर्धारित किया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अलावा जो कोविड के मामले हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और वर्तमान हालात में उत्तराखंड में तकरीबन 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है और पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो 300 से भी अधिक मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने कोविड-19 की नई गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए अधिकारियों को एसओपी जारी की है। हालांकि ओमिक्रॉन और कोविड के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उन मामलों के मद्देनजर सभी को एहतियातन जागरूकता बरतनी होगी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और भीड़ भाड़ में अनावश्यक जाने से बचना होगा। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोरोना की दस्तक के बाद 10 जनवरी से आवश्यक वादों की सुनवाई ऑनलाइन व्यवस्था से ही होगी। दरअसल नैनीताल उच्च न्यायालय में बीते दिनों 2 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य स्टाफों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इसमें से न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद ही दोनों न्यायाधीशों ने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी न्यायाधीशों के साथ साथ उनके पूरे स्टाफ का सैंपल जांच के लिए भेजा था। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की रिपोर्ट जिस समय कोरोना पॉजिटिव आई, उस समय वो वादों की सुनवाई कर रहे थे। इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के साथ बैठक की, जिसके बाद अब सोमवार से ऑनलाइन सुनवाई करने का फैसला लिया गया। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण वादों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश उच्च न्यायालय की वेबसाइट में उपलब्ध करा दी गए हैं। तो देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षकों ने अपने साथ सौतेला व्यवहार करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। राज्य प्रशिक्षित शिक्षकों के मुताबिक राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ राज्य सरकार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्रों के मानदेय में 5000 रुपए की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया, जबकि समान कार्य और समान अनुभव के आधार पर शिक्षा मित्रों के 2 क्राइटेरिया वर्तमान में संचालित हैं। एक तबके को 48,000 का वेतनमान मिलता है, जबकि दूसरे तबके को मात्र 15,000 से 20,000 ही मिल पाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि समान कार्य के अनुसार सभी को समान वेतन दे। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे। कि आपकी सरकार में 2 नीतियां उत्तराखंड में चल रही हैं, जबकि हमारी सेम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आप एक शिक्षा मित्र को 48,000 रुपये वेतनमान दे रहे हो और एक शिक्षा मित्र को मात्र 15,000 रुपये मानदेय दे रहे हो, जबकि हमारी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम कार्य है और हम अकेले ऐसे स्कूलों में हैं जहाँ पर कोई सरकारी टीचर नहीं है और अकेले स्कूलों को संभाल रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम ऐसी नाइंसाफ़ी कदापि हमें मंजूर नहीं होगी जो हमारे साथियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में एक बार फिर से झमाझम बारिश से पारा गिर गया है, ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है। वहीं 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी इधर का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर क्षेत्र में और यहां पर सैलानियों का लगातार आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम खुशनुमा हो चुका है और पूर्वानुमान बाकायदा मौसम विभाग ने जो जारी किया था उसी के मद्देनजर लगातार सैलानी उत्तराखंड की सरजमी पर पहुंच रहे हैं। कुछ परिवार के साथ आ रहे हैं, कुछ एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं और प्रकृति का दीदार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो आज और कल उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई थी और सुबह से ही कमोवेश स्थिति लगातार बारिश वाली बनी हुई है। रिमझिम फुहार उत्तराखंड में लगातार पड़ रही है, झमाझम बारिश हो रही है और 2500 मीटर वाले जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी को देखने के लिए लगातार उत्तराखंड से बाहर के राज्यों से सैलानी लगातार पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंच रहे हैं, नैनीताल पहुंच रहे हैं, चोपता पहुंच रहे हैं। यानी उत्तराखंड में एक बार फिर से सैलानियों का जमावड़ा लगातार लग रहा है।
लेकिन इसके अलावा हम एक अपील भी करना चाहेंगे कि कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए आप बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अगर आ रहे हैं तो नियमों का अनुपालन जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए सामाजिक दूरी का अनुपालन जरूर करें। तो इस प्रकार की जो तस्वीरें उत्तराखंड के समूचे अधिकांश इलाकों से आ रही है, मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है कि आज और कल अधिक बारिश होगी और बर्फबारी की बड़ी तादाद ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा 10 तारीख के बाद से मौसम एक बार फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा और जो शीतलहर चल रही है, जो ठिठुरन चल रही है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इसी प्रकार से लगातार सैलानी यहां पर पहुंचने का सिलसिला सैलानियों का बदस्तूर जारी है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सहारा समय उत्तर प्रदेश।